दोस्तों, अब दुनिया के हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर चाल, हर कदम और हर बयान के पीछे छुपा होता है एक बड़ा एजेंडा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जिसने न सिर्फ भूमध्य सागर को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। एक तरफ भारत, जो अब दुनिया की सबसे तेजी से उभरती शक्ति है, और दूसरी तरफ तुर्की, जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता समझने लगा है। लेकिन जब भारत ने अपनी समुद्री रणनीति के नए पत्ते खोले तो तुर्की की हालत ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। यह सिर्फ समुद्री तनाव नहीं बल्कि कूटनीति, तकनीक और वैश्विक राजनीति का वो संगम है जिसने आने वाले सालों के लिए दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया है। शुरुआत होती है उस वक्त से जब तुर्की ने यह ऐलान किया कि वह भूमध्य सागर में अपने नए नेवल बेस और ड्रोन लॉन्चिंग स्टेशन बनाएगा। उसका कहना था कि यह उसके राष्ट्रीय हितों के लिए है, लेकिन असल में उसका इरादा साफ था, इस क्षेत्र में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करना और यूरोप, अफ्रीका व एशिया के बीच होने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण जमाना। तुर्की का सपना था कि वह खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का रक्षक और भूमध्य सागर का राजा साबित करे। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अब भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने इस कदम को सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं बल्कि अपनी आर्थिक और सामरिक संप्रभुता के खिलाफ खतरे के रूप में देखा। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने बिना किसी धमकी, बिना किसी घोषणा के अपनी नौसेना को सक्रिय मोड में डाल दिया। भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जहाज, जिनमें इंस विशाखापत्तनम, इंस चेन्नई जैसे विध्वंसक जहाज शामिल थे, चुपचाप भूमध्य सागर की दिशा में बढ़ने लगे। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं थी, यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी के साथ भारत ने अपनी सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय कर दिया, जिससे तुर्की के हर मूवमेंट की रियल टाइम निगरानी शुरू हो गई। भारतीय रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि भारत ने साइलेंट स्ट्राइक नाम की एक नई रणनीति पर काम शुरू किया था, जहां दुश्मन को मारे बिना उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। तुर्की को यह सब समझ आने में देर नहीं लगी। उसने रेडियो चैनलों पर भारत को चेतावनी देना शुरू किया, अगर भारत ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया तो हम जवाब देंगे। लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारत अब बोलने से ज्यादा करने पर विश्वास करता है। तुर्की के जहाजों ने भारत के पोतों की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए, ड्रोन उड़ने बंद हो गए, मिसाइल गाइडेंस सिग्नल जाम हो गए और रडार ने काम करना बंद कर दिया। तुर्की के अधिकारियों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। बाद में पता चला भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पूरा नेटवर्क जाम कर दिया था। यह था भारत का डिजिटल वॉर। बिना एक भी गोली चलाए पूरे तुर्की के युद्ध सिस्टम को पंगु बना देना। इस घटना की खबर जब नाटो तक पहुंची तो यूरोप में खलबली मच गई। आखिर तुर्की नाटो का सदस्य है, पर जब जांच शुरू हुई तो नाटो के अपने विशेषज्ञों ने कहा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में काम किया, उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब तुर्की के अपने साथी भी उससे सवाल पूछने लगे, तुमने ही पहले क्यों उकसाया? अमेरिका ने कहा, भारत ने केवल आत्मरक्षा में कदम उठाया। ब्रिटेन ने तंज कसते हुए कहा, अगर तुम युद्ध चाहते थे तो तैयार भी रहना चाहिए था। फ्रांस ने तो साफ कहा, भारत ने संयम दिखाया और वही एक जिम्मेदार शक्ति का लक्षण है। यानी तुर्की को जहां सपोर्ट चाहिए था वहां उसे मिला अपमान। अब तुर्की की हालत एक हारे हुए खिलाड़ी जैसी हो गई है। उसकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू की। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री स्थिरता के लिए खतरा है और भारत की सैन्य गतिविधियां आक्रामक हैं। लेकिन यह बयान भी तुर्की पर ही उल्टा पड़ा, क्योंकि भारत ने हर कदम का डेटा, सैटेलाइट फुटेज और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का हवाला देते हुए साबित कर दिया कि वो पूरी तरह कानूनी दायरे में था। यहां तक कि रूस और फ्रांस ने भारत का खुलकर समर्थन किया। अब तुर्की के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे, या तो नाटो से बाहर निकल जाए या भारत से माफी मांगे। लेकिन एर्दोगन सरकार ने पहले रास्ते का नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम इस गठबंधन को छोड़ देंगे। पर दुनिया जानती है कि यह सिर्फ बयानबाजी है। तुर्की नाटो छोड़ेगा तो उसकी सैन्य और आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। इस बयान के बाद नाटो देशों ने तुर्की को चेतावनी दी, भारत से उलझना बंद करो। तुर्की को चेतावनी दी को दूसरे का है, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत ने इस पूरे मामले में चुप्पी बनाए रखी, लेकिन उसके भीतर की तैयारी जारी है। खबरें हैं कि भारत ने रूस और इजराइल के साथ एक गुप्त रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगर तुर्की ने किसी भी भारतीय पोत या विमान पर हमला किया
तो रूस के Su-57 फाइटर जेट और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम भारत के सहयोग में सक्रिय हो जाएंगे। यानी ये अब सिर्फ भारत बनाम तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि भारत रूस इजराइल बनाम तुर्की का टकराव होगा और यह मुकाबला तुर्की के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ अब कह रहे हैं भारत ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। जहां बाकी देश धमकी देकर राजनीति करते हैं, वहीं भारत चुप रहकर तकनीक से जवाब देता है। यह है नया भारत जो किसी की सीमाओं में घुसता नहीं, लेकिन अगर कोई उसकी सीमा लांघे तो उसे मिटा देता है। यही वजह है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और यहां तक कि सऊदी अरब तक भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने भारत को 1990 के दशक वाला मुल्क समझ लिया जो सिर्फ रक्षा करता था, हमला नहीं करता था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब वह न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करता है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है। और यही वजह है कि तुर्की की धमकियां अब सिर्फ शोर बनकर रह गई हैं, जबकि भारत का एक कदम ही पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जो न तो डरती है, न झुकती है और न ही किसी की शर्तों पर खेलती है। आज दुनिया का हर बड़ा देश मान चुका है कि भारत 21वीं सदी का असली गेम चेंजर है। जिस भारत को कभी डिफेंसिव नेशन कहा जाता था, आज वही देश स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड बन चुका है। तुर्की जैसे देश जो अपने गठबंधनों और हथियारों पर घमंड करते थे, अब ये समझ चुके हैं कि असली ताकत तो उस देश में होती है जिसके पास दिमाग, अनुशासन और आत्मविश्वास हो, और भारत के पास ये तीनों चीजें हैं। भारत ने इस संकट में जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बिना गोली चलाए दुश्मन के सिस्टम को ठप कर देना, बिना युद्ध के मैदान में उतरे पूरी रणनीति पलट देना, यह साबित करता है कि भारत अब स्मार्ट वॉरफेयर के युग में दाखिल हो चुका है। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि तकनीकी और कूटनीतिक जीत भी है। दुनिया ने देख लिया कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने हक की रक्षा करना भी जानता है। तुर्की की स्थिति इस पूरी घटना के बाद दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ गलत चाल चली तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला खड़ा होना पड़ेगा। भारत के पीछे अब न सिर्फ रूस और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश हैं, बल्कि अरब जगत से लेकर यूरोप तक उसका सम्मान बढ़ चुका है। यही भारत की नई पहचान है, एक शांत राष्ट्र लेकिन अड़िग शक्ति। इस पूरे प्रकरण ने यह भी दिखा दिया कि आने वाले वर्षों में भारत केवल रक्षा में नहीं, बल्कि नेतृत्व में रहेगा। चाहे बात ग्लोबल पॉलिटिक्स की हो, ऊर्जा की हो, तकनीक की हो या सुरक्षा की, भारत अब निर्णायक भूमिका निभाएगा। तुर्की जैसी ताकतें अब यह समझ चुकी हैं कि यह वही भारत नहीं जो केवल प्रतिक्रियात्मक था। यह वो भारत है जो पहले सोचता है, फिर कदम उठाता है, और एक बार उठाता है तो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपनी रणनीति और आगे बढ़ानी चाहिए? क्या भारत को तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, या फिर दुनिया को दिखाना चाहिए कि असली ताकत शांति में है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।